नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वीरता, स्वाभिमान और इतिहास के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप रीट, सेट, पटवारी, पुलिस, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोमेश्वर चौहान, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता जी का नाम क्या था। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्पूरी देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए इनकी माता जी को लेकर क्या है, विभिन्न इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की माता जी का नाम क्या था। कई इतिहासकार कुछ अलग बताते हैं, कई इतिहासकार कुछ अलग बताते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इतिहासकारों के यहाँ पे आपके सामने प्रमाण दिए हैं। देखिए कि पृथ्वीराज चौहान की माँ का नाम, देखिए देखते हैं शिलालेखों में। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो माता हैं उनका नाम शिलालेखों में मिलता है कृपा देवी। इसके अलावा सिरोही की जो बड़ुआ पुस्तक वही है, उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो माता जी हैं उनका नाम है प्राण कुमार और इन्हें दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड व पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम कमलावती मिलता है और इन्हें दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री बताया गया है। अगर हम बात करें कि कवि चंद्रशेखर के द्वारा लिखित ग्रंथ है सुरजन चरित्र, उसमें सम्राट पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी बताया गया है, जो चेदी नरेश अचलराज की क्या थी, पुत्री थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म है वो गुजरात के अनिलवाड़ा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1166 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था गुजरात के अनिलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने राज्य का कार्यभार व शासन संभाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने राज्य का कार्यभार और शासन संभाला था और इनकी संरक्षिका इनकी माता कर्पूरी देवी बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी मैंने बताया था आपको कि 1166 ईस्वी में जन्म हुआ था, 11 वर्ष की अवस्था में शासन संभाला था अपने राज्य का, तो उस समय क्या थी, 1177 ईस्वी। तो याद रखना है कि 1177 ईस्वी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन को संभाला था मात्र 11 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था कैमास, और कैमास को कदम्बवास के नाम से भी जाना जाता है कि इनका अन्य नाम था कदम्बवास। ठीक है, ये बात भी याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और एक ये वीर योद्धा स्वामी भक्त विद्वान थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेना अध्यक्ष का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भुवनमल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भुवनमल क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेना अध्यक्ष थे और ये जो इनकी माता जी थी कर्पूरी देवी, उनके क्या थे, चाचा थे। याद रखना है कि इनकी माता कर्पूरी देवी के चाचा जी थे भुवनमल, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे, सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान और मित्र कौन थे। तो याद रखना है चंद्रवरदाई थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये लाहौर के निवासी थे, लाहौर निवासी थे। इनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। क्या था, पृथ्वी भट्ट था और लाहौर के निवासी थे, ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो इन्होंने ही लिखा है, चंद्रवरदाई ने। आगे इन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था। देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चचेरे भाई अपर गांगे तथा नागार्जुन ने किस स्थान को अपना केंद्र बनाकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ उसके चचेरे भाइयों ने विद्रोह किया था। वो किस स्थान से किया था? चचेरे भाइयों का नाम है अपर गांगे और नागार्जुन। ठीक है, तो याद रखना है गुड़गांव से किया था। कहाँ से किया था? गुड़गांव, गुरुग्राम से किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस वर्ष भंडारकों का समूल विनाश किया था? भंडारकों का याद रखना है कि पंजाब के सतलज प्रांत में, यानी पंजाब की जो सतलज प्रांत है, सतलज नदी के जो किनारे का जो प्रांत था, उस प्रांत में उस स्थान पर ये भंडारक एक जाति थी, उस जाति का बाहुल्य था। ये धीरे धीरे क्या है, हरियाणा के हिसार, गुड़ग्राम क्षेत्रों में घुस गए। फिर उसके बाद में अलवर, मथुरा, भरतपुर जैसे इलाकों में भी घुसकर क्या करते थे? लूटपाट करते थे। तो याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने इन भंडारक जाति का यानी समूल विनाश किया था 1182 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे? तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन जो चंदेल शासक थे उनका नाम था परमार्दिदेव चंदेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आल्हा और ऊदल नामक प्रसिद्ध सेनापति किस शासक की सेवा में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमार्दिदेव चंदेल। परमार्दिदेव चंदेल, ठीक है। परमार्दिदेव चंदेल के क्या है? दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था आला और ऊधल। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तुमुल या महोबा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ठीक है, तुमुल या महोबा का युद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बैरागढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैरागढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। एक बात भी आपको याद रखनी है, बैरागढ़ का युद्ध, ठीक है। और ये जो युद्ध है बैरागढ़ का, तुमुल का या महोबा का युद्ध, ये 1182 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान व परमार्दिदेव चंदेल के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महुआ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किससे महुआ का प्रशासक बनाया था? ठीक है, तो याद रखना है कि महुआ के युद्ध में क्या हुआ था? तुमुल या महुआ के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, उनकी जीत हुई थी। इस युद्ध में आला और ऊदल में से ऊदल जो सेनापति था, ऊदल मारे गए थे। और ये बताते हैं कि आला आज भी जीवित हैं, वो अमर हैं, उनको अमरता का वरदान प्राप्त था। मैहर से शारदा माता का वरदान प्राप्त था उनको, ऐसा बताते हैं, किंवदंती है। वैसे बताते हैं कि इस युद्ध में आला और ऊदल दोनों मारे गए थे, लेकिन कई इतिहासकार एवं कई किंवदंतियाँ बताती हैं कि केवल ऊदल ही इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो अब याद रखना है कि महुआ के युद्ध में जब विजय प्राप्त कर ली तो महुआ का जो प्रशासक बनाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, वो बनाया था पंजुम राय को। किसको बनाया था? पंजुम राय को बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ, जिसका कारण क्या था? ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, गुजरात के शासक हैं चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है 1184 में, जिसे नागौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये इस युद्ध में क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान के काका होते हैं, काका का नाम है कान्हा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो चाचा होते हैं कान्हा, वो भीमदेव द्वितीय के 7 चचेरे भाइयों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। कितने? 7 चचेरे भाइयों की हत्या कर देते हैं। बाद में ये युद्ध है एक संधि के द्वारा समाप्त होता है, और ये संधि जगदेव प्रत्याहार के द्वारा की जाती है भीमदेव द्वितीय की तरफ से। ठीक है, ये बात याद रखनी है, क्लियर। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था आबू के राजा सलग की पुत्री इच्छवी से विवाह की इच्छा, यानी दोनों शासक यानी भीमदेव द्वितीय भी इच्छवी से विवाह करना चाहते थे, इधर से पृथ्वीराज चौहान भी इच्छवी से विवाह करना चाहते थे। इस बात को लेकर दोनों शासकों के मध्य में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें भीमदेव द्वितीय की क्या हुई थी? हार हुई थी। भीमदेव द्वितीय के 7 चचेरे भाइयों को मार दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काका के द्वारा। बाद में जगदेव प्रत्याहार भीमदेव द्वितीय की तरफ से क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान से क्या करते हैं? संधि करते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर प्रेम विवाह किया था, जो पुत्री थी। तो याद रखना है, ये पुत्री थी कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल की। ठीक है, तो संयोगिता किसकी पुत्री थी? कन्नौज शासक जयचंद घेड़वाल की पुत्री थी। और ये माना जाता है कि ये जो कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल हैं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या है? मौसाजीवी थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में संयोगिता को किस का अवतार बताया गया है? तो याद रखना है, पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है ये जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जयानक भट्ट के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, ये बात याद रखनी है। और ये जयानक भट्ट कहाँ है? कश्मीर के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? कश्मीरी के निवासी हैं, ये बात याद रखना है। और अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इन्होंने संयोगिता को त्रिलोचना अप्सरा का क्या बताया है? अवतार बताया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इस युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? पराजय होती है, इनकी हार होती है पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की, और मोहम्मद गौरी की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का मैदान कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करनाल, हरियाणा में तराइन का मैदान अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गिरफ्तार कर मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था? तो याद रखना है, वो स्थान है सिरसा। कौन सा है? सिरसा, हरियाणा में पड़ता है। और सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, और इनको कहाँ ले जाया जाता है? गजनी ले जाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी और मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा युद्ध इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था? तो याद रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का युद्ध होने का कारण क्या था? देखिए, तराइन का युद्ध होने का मुख्य कारण था तवर हिंद, यानी भटिंडा के अधिकार को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये तराइन का युद्ध हुआ था। देखिए, तवर हिंद यानी भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे, काजी गयासुद्दीन, क्या नाम है उनका? काजी जियाउद्दीन तो काजी जियाउद्दीन का शासन था। तो पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने क्या किया कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, बाद में एक बहुत बड़ी धनराशि लेकर इसको क्या किया था? छोड़ा था। तो इसी भटिंडा यानी तवर हिंद के अधिकारों को लेकर फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के किस सेनापति ने मोहम्मद गौरी को बर्छी के बार से घायल कर दिया था? तो याद रखना, वो किया था गोविंदराज तोमर ने। ठीक है, ये दिल्ली के सामंत थे गोविंदराज तोमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ये दिल्ली के सामंत थे और तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को बर्छी के वाल से क्या कर दिया था, घायल कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के युद्ध में कौन सा मेवाड़ शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ था? तो याद रखना है सामंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो याद रखना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है चंद्रवरदाई और चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार पराजित किया था। कितनी बार? 21 बार पराजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ये बताता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 21 बार पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध तक, यानी तराइन के दूसरे युद्ध से पहले। अब देखिए फैक्ट्स देखिए कि कौन कौन से इतिहासकार इस मत में अपने अपने क्या क्या मत देते हैं। देखिए 1186 से लेकर 1191 ईस्वी के मध्य पृथ्वीराज रासो के जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई, इनके अनुसार 21 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। जबकि हम्बीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार 7 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ के अनुसार 8 बार पराजित किया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 23 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और प्रबंध कोश ग्रंथ के अनुसार 20 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, सबने अपने अलग अलग मत दिए हैं और यहाँ पे इनके लेखक भी याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रवरदाई हैं, हम्बीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक नैनचंद्र सूरी हैं, पृथ्वीराज प्रबंध ग्रंथ के लेखक जैन आचार्य हैं, यानी ये जैन आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के लेखक क्या है, मेरुतुंग हैं। प्रबंध कोश ग्रंथ के लेखक राजशेखर सूरी हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया था? ठीक है, तो याद रखना है हसन निजामी के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हसन निजामी का एक ग्रंथ है ताजुल मासिर। कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासिर। और इस ताजुल मासिर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है तो मोहम्मद गौरी की वो अधीनता स्वीकार करते हैं और उनके अधीनस्थ होकर अजमेर पर शासन करते हैं। ऐसा हसन निजामी के ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर अधिकार कर उसका प्रशासन किसे सौंपा था? तो याद रखना है तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है, अजमेर पर उसका शासन स्थापित हो जाता है, यानी अधिकार हो जाता है। उसके बाद में वह गोविंदराज को, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे, बेटे थे, पुत्र थे गोविंदराज, और उनको ही क्या करता है वो अजमेर का शासक बना देता है अपनी अधीनता में और भारी कर के साथ, यानी उनसे बहुत सारा पैसा लेता है, भारी कर के साथ, यानी उन पर कर लगा दिया जाता है कि आपको इतना इतना टैक्स हमें देना है और आप यहाँ अजमेर पर शासन करेंगे हमारी अधीनता में। ठीक है, गोविंदराज को शासक बनाता है मोहम्मद गौरी अजमेर का। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई होते हैं हर्राज। कौन होते हैं? हर्राज, जिनका हरिराज या हर्राज, और यहाँ इनका ये कौन नाम मिलता है? माड़क राज। क्या मिलता है? माड़क राज। ये क्या करते हैं? गोविंदराज को हटाकर खुद का शासन स्थापित कर लेते हैं यहाँ पर, यानी इसको हटा देते हैं गोविंदराज को बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले देहलीवाल सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए दिल्ली में सिक्कों को कहा जाता है देहलीवाल सिक्के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार तराइन युद्ध से न केवल चौहानों की शक्ति का विनाश हुआ अपितु पूरे हिंदू धर्म का विनाश ला दिया? तो याद रखना है ये बात कही थी रमेश चंद्र मजूमदार, यानी RC मजूमदार ने कही थी। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तारीख हिंद के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंतों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 109 थी, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि जयपुर इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंतों की संख्या 110 थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध कविता
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, अष्टक अंगुल प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, किस शासक से संबंधित है? तो याद रखना है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित है ये कविता। और याद रखना है ये कविता चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गजनी ले जाया जाता है मोहम्मद घोरी के द्वारा, तो गजनी जाकर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने जाते हैं और मोहम्मद घोरी से कहते हैं कि उनकी मृत्यु के साथ में उनकी एक विद्या है शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या, और वह विद्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब मोहम्मद घोरी इस शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या को देखने के लिए उनको मैदान में बुलाते हैं। तब मोहम्मद घोरी को मारने के लिए चंद्रवरदाई कविता के माध्यम से उनके स्थान की जानकारी देते हैं, और लास्ट में उनके स्थान की दी गई जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय बाण चलाते हैं और मोहम्मद घोरी की हत्या कर देते हैं। ये बात चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीसलदेव चौहान द्वारा बनवाए गए सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कितने विषयों का अध्ययन व अध्यापन होता था? तो याद रखना है 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाद में मोहम्मद घोरी के एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को महाविद्यालय को तोड़वा दिया था, और तोड़वाने के बाद में इसके अवशेषों पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था अजमेर में। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में पिथौरागढ़ यानी किला ये राय पिथौरा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद भारत में सूफी सिलसिले का आरंभ हुआ था? तो याद रखना है तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में सूफी सिलसिले का आरंभ हुआ था, और पहला सूफी सिलसिला भारत में जो आया था वो था चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला था? चिश्ती सिलसिला था, और इसको लेकर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे, जो मोहम्मद घोरी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सूफी संत 1192 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की सेना के साथ भारत आया था? तो याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है तारागढ़ दुर्ग में अवस्थित है, जो अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग, और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या है? पृथ्वीराज स्मारक स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो मैंने अभी बताया था 2 युद्ध लड़े गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो याद रखना है वो थे कदम्बवास। ठीक है, कैमास जिनका नाम था, इनको कैमास के नाम से भी जाना जाता था, कदम्बास। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि जब मोहम्मद घोरी ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने उनको सहायता ना देने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो मैंने अभी बताया था जयानक भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और एक कश्मीर के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर के निवासी हैं, और ये इस ग्रंथ को इन्होंने पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। किस झील के किनारे बैठकर लिखा था? पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हैं? तो याद रखना है चंद्रवरदाई हैं। एक कई बार मैं बता चुका हूँ वीडियो में, ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र भी थे, दरबारी विद्वान भी थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में याद रखना है आपको कि 36 राजपूत शाखाओं का वर्णन मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी, राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान और मित्र चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, पृथ्वी भट्ट नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये लाहौर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? लाहौर के निवासी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहे जाने वाले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसने पूर्ण किया था? तो याद रखना है जल्हड़ ने
पूर्ण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किस झील के किनारे लिखा गया था? तो मैंने अभी बता दिया है, पुष्कर झील के किनारे लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इस ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, त्राइन के युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो याद रखना है, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड का जो सिद्धांत है चंद्रोदय के द्वारा दिया गया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। इसमें बताया गया है कि अग्निकुंड से 4 राजपूतों का जन्म होता है, चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऐसे सामंत कौन थे जो सभा में शत्रु सामने आ जाए तो बिना मारे नहीं छोड़ते थे, अतः उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी? तो याद रखना है, काका कान्हा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काका थे कान्हा, और ये इतने उग्र रहते थे कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि अगर सभा में कोई भी शत्रु उनके सामने आ जाएगा तो ये उसको मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस कारण इनकी आंखों पर क्या करती थे? पट्टी बंधी रहती थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस स्त्री के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने सामंत कैमास की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर है कर्णाडकी। ठीक है, कर्णाडकी क्या थी? एक परम सुंदरी थी और एक वेश्या थी, और ये क्या है कि इनसे बात करते थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शब्द भेदी बाण चलाकर इनकी क्या की थी? हत्या की थी, कैमास की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने किस दूत को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा था? तो इसका सही आंसर है क्वीम उल मुल्क को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस फारसी ग्रंथ में मुस्लिम विजय एवं पृथ्वीराज चौहान के अंतिम दिनों का वर्णन किया गया है? तो याद रखना है, ताजुल मासिर ग्रंथ में किया गया है, हसन निजामी का ये ग्रंथ है। ठीक है, और ये ग्रंथ ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता में अजमेर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने विद्वानों को प्रोत्साहित करने हेतु कला साहित्य विभाग की अजमेर में स्थापना की थी? तो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।